नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश को एक नेशन स्टेट बनाने की फीलिंग, अपने देश को एक सॉवरेन स्टेट बनाने की फीलिंग, जहां आपकी कंट्री के फैसले आपकी ही कंट्री की गवर्नमेंट ले, आपकी ही कंट्री के लोग ले, ना कि कोई दूसरी कंट्री या फिर ना कि कोई दूसरी पावर। तो हम ये देखते हैं कि एक टाइम पर इंडिया के फैसले, इंडिया के डिसीजन हम ना लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिया करती थी। तो किस तरह से आज जो आप इंडिया देखते हैं, आज वो जिस तरह से आप इंडिया देखते हैं वो इंडिया बना, किस तरह से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो अपनी एनसीईआरटी उठा लीजिए। पहला टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी का, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें पता है 1914 से 1918 के बीच में हुई। ये वॉर अलाइड और एक्सिस पावर के बीच में चल रही थी, अलाइड और सेंट्रल पावर के बीच में चल रही थी। अलाइड पावर में आपका एक देश ब्रिटेन भी था। तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे। तो इस वॉर का असर, ये वॉर यूरोप में चल रही थी, पर इस वॉर का सीधा असर हमें इंडिया में देखने को मिलता है। किस तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों टाइप के इंपैक्ट हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया में देखने को मिलते हैं। पहला असर तो यही था कि इस दौरान जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी थे, तो हम ये देखते हैं इसी टाइम पर फोर्स रिक्रूटमेंट की जा रही थी। मतलब लोगों को जबरदस्ती लड़ने के लिए भेजा जा रहा था कि जाओ ब्रिटिशर्स के लिए लड़ो। बल्कि ये वॉर इंडिया का नहीं था, हमें पता है इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग लड़ने गए क्योंकि उनकी खुद की पॉपुलेशन थी नहीं। दूसरा हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए क्योंकि इस टाइम पर डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था। ब्रिटिशर्स ने कई जगह से लोन ले लिए थे। उस लोन को कवर करने के लिए इंडियंस पे बहुत क्या बढ़ा दिए गए, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया, रेवेन्यू बढ़ा दिया गया। उसी टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हम देखते हैं कि इंडिया में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल जाती है, जिसकी वजह से कई लोग मर जाते हैं। इसी टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही 1914 से 1918 के दौरान हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्रॉप फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा। अब लोगों को खाने के लिए भी नहीं है। और बहुत सारी जो हमारी क्रॉप्स थी वो तो कहाँ एक्सपोर्ट की जा रही थी, ब्रिटेन में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी तो चाहिए ना खाने के लिए वहां पर। तो हमारे लोगों को छोड़कर ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लड़ रहे थे उनके लिए खाना पहुंचा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे लोगों को खाने के लिए नहीं था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कितना बुरा असर हमें देखने को इंडिया में देखने को मिलता है। उसके बाद इसी दौरान 1915 में हम देखते हैं गांधी जी जो है इंडिया आएंगे। 1915 में हम देखते हैं गांधी जी जो है रिटर्न टू इंडिया। गांधी जी इंडिया आएंगे साउथ अफ्रीका से। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आएंगे और वो देखेंगे किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो गांधी जी एक प्रिंसिपल लेकर आएंगे जिसका नाम था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। एक आइडिया लेकर आएंगे जिसका नाम था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह ये कहता है कि अगर आपकी लड़ाई गलत के खिलाफ है तो आपको उसको लड़ने के लिए वायलेंस की जरूरत नहीं है। आप सच्चाई से, आप नॉन वायलेंस से भी उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हिंसा की, वायलेंस की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत जबरदस्त आइडिया गांधी जी अपना लेकर आएंगे और जितने भी मूवमेंट और जितने भी सत्याग्रह गांधी जी चलाएंगे वो इसी आइडिया पर बेस होंगे। तो गांधी जी इसी आइडिया को लेते हुए अपने 3 सत्याग्रह इंडिया में पहले चलाएंगे। पहला सत्याग्रह वो चलाएंगे 1916 में। कहां पर? चंपारण में। चंपारण बिहार में है। यहां पर वो क्यों चलाएंगे? इंडिगो वर्कर्स के लिए। इंडिगो वर्कर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उनको कंपनसेशन सही नहीं मिल रहा था। तो उनके कंपनसेशन को इंक्रीज कराने के लिए गांधी जी चंपारण जाएंगे और कराएंगे भी। ये सक्सेसफुल रहा। दूसरा जो सक्सेसफुल सत्याग्रह था वो था 1917 में। कहां पर? खेड़ा में। खेड़ा कहां पर है? गुजरात में। यहां पर गांधी जी जो सत्याग्रह कराएंगे, इसका यहां पर आपके जो क्रॉप फेलियर हो गया था, खेड़ा में क्या हो गया था? क्रॉप फेलियर हो गया था और यहाँ पर प्लेग की एपिडेमिक भी फैल गई थी, जिसके वजह से लोग ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं दे सकते थे, रेवेन्यू नहीं दे सकते थे। तो गांधी जी यहाँ पर आएंगे और उनका रेवेन्यू जो उनको टैक्स देना होता है ब्रिटिशर को, वो माफ करा देंगे। ये भी सक्सेसफुल रहा। तीसरा जो सक्सेसफुल आपका सत्याग्रह था वो कहां पर था? तीसरा 1918 में हुआ। ये हुआ अहमदाबाद में। ये भी कहां पर है? गुजरात में। यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, यहाँ पर किसके लिए? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। हम देखते हैं कॉटन मिल वर्कर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, उनको बहुत खराब कंडीशन में काम कराया जाता था और साथ ही उनके वेजेस भी कम थे। तो गांधी जी यहाँ पर आकर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करा देंगे। तो गांधी जी के
ये तीनों सत्याग्रह सक्सेसफुल रहते हैं। अब ब्रिटिशर्स कैसे चुप हो जाएंगे? ब्रिटिशर्स सोचेंगे कि ये तो गांधी जी तो एक के बाद एक ऐसे सत्याग्रह कर कर सारी बातें मनवा लेंगे। तो इसको देखते हुए कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खराब ना हो जाए, ये सारी चीजें खराब ना हो जाए, इसको देखते हुए 1919 में 1990 में ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक एक्ट पास कर देंगे जिसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। ये एक्ट पास हुआ था 1919 में। ब्रिटिशर्स ये एक्ट पास कर देते हैं ताकि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं, एक्ट क्यों पास किया गया था? ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं इनको रोकने के लिए ब्रिटिशर जो है वो ये एक्ट पास करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अगर इसके लिए आपको, अगर आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए मिले तो हम आपको 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। ना दलील चलेगी, ना वकील चलेगा, ना अपील चलेगी। 2 साल के लिए आपको सीधा जेल में डाल देंगे, कोई ट्रायल नहीं होगा। तो गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ, ये बहुत गलत एक्ट था, एक इसको ब्लैक लॉ के नाम से जाना जाता है इसी वजह से। तो गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल को, कब? 6 अप्रैल को गांधी जी 6 अप्रैल को हम देखते हैं कि गांधी जी इसके खिलाफ एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करेंगे, रोलट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करेंगे कि, और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था। लोगों ने अपनी शॉप्स बंद कर दी, रेलवे वर्कर्स भी आए इसमें। तो हम देखते हैं लोग बहुत बढ़ चढ़कर इसमें पार्ट ले रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली आपको बता दिया कि आपको 2 साल के लिए पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल दिया जाएगा, प्रोटेस्टर को जेल में डाल दिया जाएगा, कोई ट्रायल नहीं होगा, 2 साल के लिए सीधा डायरेक्ट जेल। तो इसको देखते हुए गांधी जी 6 अप्रैल को क्या करते हैं? स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते हैं। ये काफी बड़े लेवल पे स्ट्राइक इंडिया में होती है। इसी को देखते हुए कि स्ट्राइक, ये सत्याग्रह बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसको देखते हुए एक और एक्ट पास कर देते हैं जिसका नाम था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में ये था कि आप किसी भी तरह से ग्रुप में नहीं रह सकते हो, आपको ग्रुप नहीं बनाना है। मतलब अगर 2 से ज्यादा अगर कई लोग मिले तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो लोगों को पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर इतने ज्यादा मतलब वाइडली स्प्रेड नहीं हुआ करते थे न्यूज़पेपर, इतनी ज्यादा मीडिया लोग थी नहीं, तो लोगों को पता नहीं था। तो लोग 13 अप्रैल 1919, वही रोलट सत्याग्रह चल रहा था, और लोग जो है 13 अप्रैल 1990 को जलियांवाला बाग, जो कहां पर है? पंजाब में है, वहां पर इकट्ठे हुए थे और वहां पर लोग बैसाखी बना रहे थे। बैसाखी के साथ साथ कुछ पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी वहां पर चल रही थी। तो लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज है और आप कहीं पर भी ग्रुप नहीं बना सकते। अब सीधी सी बात है, लोग बैसाखी बनाने आए हुए हैं तो 1-2 लोग तो होंगे नहीं। तो इसी को देखते हुए ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली और ये कमांड किसके पास चली गई? मार्शल लॉ इम्पैक्ट था, किसके पास चली जाएगी? मिलिट्री के पास सारी पावर चली जाएगी। तो जनरल डायर आएंगे और जनरल डायर उन लोगों पर जिनके पास कुछ नहीं, निहत्थे लोग हैं, उन पर ओपन फायर कर देंगे। मतलब सारे गेट बंद करवा कर, ताकि वो लोग भाग भी ना सकें, उन पर क्या कर देंगे? ओपन फायर कर देंगे, जिसकी वजह से कई लोग उसमें मारे जाएंगे। इसको जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं। और ये बहुत मतलब एक रोलट सत्याग्रह बहुत ज्यादा वायलेंट होता हुआ दिखता है। इधर से ब्रिटिशर्स जो हैं वो लोगों को नाक रगड़ने के लिए मजबूर करते हैं, गुजरांवाला पर बम फेंक दिया जाता है। तो बहुत ज्यादा ये सत्याग्रह क्या देखने को मिलता है? हमें वायलेंट देखने को मिलता है। तो गांधी जी सत्याग्रह को वापस ले लेंगे, कॉल ऑफ कर लेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं इसी टाइम पर 1919 में एक और मुद्दा चल रहा था जिसका नाम था खिलाफत का मुद्दा। क्या था ये खिलाफत मूवमेंट? तो हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड और सेंट्रल पावर के बीच में वॉर हो रही थी, जिसमें अलाइड पावर जीत गई थी और सेंट्रल पावर हार गई थी। सेंट्रल पावर का एक कंट्री थी आपकी टर्की, ऑटोमन अंपायर के नाम से पहले उसे जाना जाता था। तो टर्की हार गई थी। टर्की के ऑटोमन अंपायर के जो हेड थे उनको कहा जाता था खलीफा। खलीफा ऑटोमन अंपायर के साथ साथ मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल हेड भी माने जाते हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि ब्रिटिशर्स ने उन पर बहुत ज्यादा हर्ष ट्रीटी लगा दी है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम मासेस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे ब्रिटिशर्स से, जिसकी वजह से जगह जगह दुनिया में, टर्की में, इंडिया में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। तो खिलाफत मूवमेंट इंडिया में चल रहा था। इसी को देखते हुए गांधी जी जो है इस मूवमेंट को एक और मूवमेंट के साथ आगे मिलाएंगे जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट इंडिया में किस तरह चल रहा था? यहाँ पे 2 मेन लीडर्स देखने को हमें मिलते हैं। एक का नाम था मोहम्मद अली और एक का नाम था शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली खिलाफत मूवमेंट को इंडिया में लीड कर रहे थे। और हम देखते हैं कि इसी
के लिए एक कमिटी भी बनाई गई थी 1990 में, जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। ये बॉम्बे में बनाई गई थी। तो इंडिया में ये मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट बहुत जोर शोर से चल रहा था। तो महात्मा गांधी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार था जिसमें हिंदू भी एक मूवमेंट को ज्वाइन कर लें। तो गांधी जी इसी बात को एक सेशन में रखेंगे जिसका नाम था कलकत्ता सेशन। ये सेशन 1920 में हुआ था और इस सेशन में ये बात की गई थी कि क्यों ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हम चलाने वाले हैं उसको खिलाफत मूवमेंट के साथ मिला लिया जाए। मतलब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मिलके हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, हिंदू और मुस्लिम मासेस जो अलग अलग मूवमेंट में शामिल हो जाएंगे वो एक ही मूवमेंट में आ जाएंगे। तो गांधी जी को ये यूनिटी का एक बहुत जबरदस्त आइडिया लगा, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त टूल की तरह काम करेगा। तो कलकत्ता सेशन 1920 में होता है जिसमें ये बात होती है। उसके बाद एक और सेशन होता है 1920 में नागपुर में, जिसे नागपुर सेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, अडॉप्ट कर ली गई थी ये बात, और ये बात की गई थी कि ठीक है, हम 1921 जनवरी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग करेंगे। तो 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है बहुत जोर शोर से। टाउन्स में इसका असर डिफरेंट देखने को मिलता है, कंट्री साइड में इसका असर डिफरेंट देखने को मिलता है। तो अलग अलग जगह लोग स्वराज का अलग अलग मीनिंग दे रहे थे। तो आपका एक टॉपिक है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, मतलब किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में अलग था, कंट्री साइड में अलग था, ट्राइबल एरिया में अलग था, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए अलग था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द मूवमेंट इन द टाउन्स। एनसीईआरटी में आप देखते रहिएगा, द मूवमेंट इन द टाउन। तो टाउन्स में इसका असर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, क्योंकि टाउन्स में कहीं ना कहीं जो सत्याग्रह का प्रिंसिपल था वो कांग्रेस के लीडर्स ने और महात्मा गांधी ने लोगों को अच्छे से समझाया था। तो टाउन्स में किस तरह से असर देखने को मिलता है, टाउन्स में हम देखते हैं कि स्कूल और कॉलेज में बच्चों ने जाना बंद कर दिया, क्योंकि वो एक ब्रिटिश इंस्टीट्यूट है। दूसरा, लॉयर्स ने कोर्ट्स में जाना बंद कर दिया, टीचर्स और प्रोफेसर ने कॉलेजेस में जाना पढ़ाना बंद कर दिया। इसी टाइम हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखते हैं कि कॉपरेट करना बिल्कुल बंद कर दो, है ना। गांधी जी अपनी एक बुक हिंद स्वराज में ये लिखते हैं, बहुत फेमस बुक है गांधी जी की, कि अगर आज ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका रीजन हम ही है, क्योंकि हम ही उनको कॉपरेट कर रहे हैं। एक बार अगर इनको कॉपरेट करना बंद कर दिया, अगर एक बार इनका सामान खरीदना बंद कर दिया, इनको बिल्कुल साइड कर दिया, तो ये लोग अपने आप चले जाएंगे। यही एक आइडिया ऑफ सत्याग्रह भी कहता है कि आप नॉन वायलेंस से काम लो। तो टाउन्स में बच्चों ने स्कूल में जाना बंद कर दिया। दूसरा, फॉरेन गुड्स, सबसे बड़ी चीज, जो मैनचेस्टर से इतना सामान आता था इंडिया में बनकर, वो सब खरीद लिया जाता था इंडियंस के द्वारा। तो जो सामान आपका गुड्स जो आ रहे हैं ब्रिटिश से, वो जो बनकर आ रहे हैं उसका बॉयकट कर दो, उनको जला दो, उनको बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना। तो जितना भी हम ये देखते हैं कि जो भी सामान बन के आ रहा था ब्रिटेन से, वो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इंपोर्ट गिर जाएगा। किसका इंपोर्ट गिर जाएगा? ब्रिटिशर्स का। आई थिंक 102 से 57 करोड़ पर, वो 57 करोड़ पे आ जाएगा, मतलब 102 करोड़ था पहले, जो आई थिंक 57 करोड़ पर आ जाएगा। एक आप बुक मेरी चेक कर दिएगा। तो टाउन्स में और हम क्या दिएगा, जो ब्रिटिश टाइटल्स थे, जैसे ब्रिटिश टाइटल, मतलब जैसे कि गांधी जी को केसरी हिंद का टाइटल दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो वो वापस, मतलब उनको भी बॉयकट करने की बात की कि ये हमारे इंडियन टाइटल्स नहीं है। तो हमें बहुत जोर शोर से हमें टाउन्स में इसका असर देखने को मिलता है। लिकर शॉप की पिकेटिंग की गई, इसमें हम देखते हैं कि लिकर शॉप्स की पिकेटिंग की गई, मतलब उनके आगे प्रोटेस्ट किया गया। तो टाउन्स में इसका असर काफी अच्छा देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं द मूवमेंट, द रेबेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो प्रोग्राम वहां पर चल रहा था। तो इसमें यहाँ पर कंट्री साइड में बात हो रही है अवध की। अवध, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ के जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे हाई रेवेन्यू और हाई टैक्स की वजह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं अवध में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना होकर हमें ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ मिल रहा था। मतलब वो अपना दुश्मन ब्रिटिशर्स को नहीं मान रहे थे, बल्कि वो अपना दुश्मन अवध में लोग किसको मान रहे थे? ताल्लुकदार को और किसको? लैंडलॉर्ड्स को, क्योंकि उनका मानना था कि यही हमारी दुख की जड़ है, यही हमसे इतना इतना रेवेन्यू लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर निकल कर आएंगे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र।
बाबा रामचंद्र की लीडरशिप में एक अवध किसान सभा भी बनाई जाएगी जिसमें नेहरू जी भी उनकी मदद करते हैं। तो ये कंट्री साइड में हम देखते हैं कि ताल्लुकदार और जमींदार के खिलाफ ज्यादा थे लोग। इसकी वजह से जो उनको बेसिक एक्टिविटीज दी जाती थी गांव में, जैसे कि नाई धोबी की जो बेसिक एक्टिविटीज थी, उनको भी बिल्कुल क्या क्या कर दिया गया, बॉयकट कर दिया गया कि अब इनको ये भी नहीं देनी है। अच्छा, एक बात मुझे आपको, टाउन्स में काउंसिल इलेक्शंस का भी बॉयकट किया गया था कि जो काउंसिल इलेक्शंस होते हैं उनको भी बॉयकट कर दो। बस हाँ, एक पार्टी ऐसी थी जिसने काउंसिल इलेक्शन को बॉयकट नहीं किया था, जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। मद्रास की ये पार्टी थी, ये एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी और इसका ये मानना था कि हमें पहली बार ये अपॉर्चुनिटी मिली है पॉलिटिकल फ्रीडम पाने के लिए, तो हम क्यों इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें। तो उन्होंने कांग्रेस का इसमें सपोर्ट नहीं किया था। तो इसमें हम कंट्री साइड में हमें अलग मूवमेंट देखने को मिलता है बाबा रामचंद्र की लीडरशिप में। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन वर्कर जो थे, एक एक्ट बना रखा था ब्रिटिशर्स ने जिसका नाम था इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अगर आपको एक फील्ड दे दी जाएगी ये और आपको उसी फील्ड के अंदर रह के काम करना है, आप उस फील्ड से बाहर नहीं जा सकते विदाउट परमिशन। तो ये मतलब एक तरीके से जो फ्रीडम थी वो लॉस्ट हो गई थी लोगों की, जिसकी वजह से प्लांटेशन वर्कर्स के लिए तो यही स्वराज था कि वो इस फील्ड से बाहर निकल सके और अपने गाँव जा सके। तो प्लांटेशन वर्कर के लिए क्या थी स्वराज का मीनिंग, कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। तो वो भागे भी थे पर उनको बाद में पकड़ लिया गया था। एक ट्राइब का मैं आपको बता देती हूँ कि ट्राइबल एरिया के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसा था। ट्राइबल एरिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह से चल रहा था। तो ट्राइबल एरिया में जो लीडर थे वो आपके अल्लूरी सीताराम राजू थे और ये आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स में चल रहा था। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ट्राइब्स थी आंध्र प्रदेश की, वो बहुत ज्यादा परेशान थी ब्रिटिशर्स से। क्यों? क्योंकि उनको फॉरेस्ट में जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। मतलब ब्रिटिशर्स ने कुछ फॉरेस्ट रिजर्व कर रखे थे जिसकी वजह से वो वहां से अपना फूल, अपना फ्यूल, अपना वुड और अपने फ्रूट्स नहीं ले सकते थे। तो बेसिकली जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे उनके पास पहले, वो उनसे छीन लिए गए थे। तो उनके लिए तो स्वराज का ये मतलब था कि वो दोबारा से उसी फॉरेस्ट में चले जाएं और अपना जिस तरह से वो अपना जीवन बिताते थे वो अपना जीवन बिताने लगे। तो अल्लूरी सीताराम राजू हम देखते हैं कि गांधी जी में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, पर कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि वो उनके सत्याग्रह के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सत्याग्रह प्रिंसिपल आपको किस पे चलना है, नॉन वायलेंस पे चलना है। अल्लूरी सीताराम राजू किस पे चलता था, वायलेंस पे चलते थे। तो इसकी वजह से 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी भी दे दी जाती है। अल्लूरी सीताराम राजू का ये मानना था कि उन्हें गोली भी नहीं छू सकती और उनके पास कुछ अनकंडीशनल पावर्स हैं, तो ये इसलिए लोग उन पे विश्वास भी कर रहे थे। तो हम ये देखते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग नोशन से ये मूवमेंट चल रहा था। कहाँ कहाँ टाउन्स में अलग चल रहा है, कंट्री साइड में अलग चल रहा है। कंट्री साइड में कहाँ पर, कंट्री साइड में आपका कौन सी कंट्री साइड की बात हुई थी, अवध की। उसके बाद प्लांटेशन वर्कर्स असम के जो थे, और तीसरा जो था ट्राइबल एरिया, मतलब जो ट्राइब्स थी उनको फॉरेस्ट में जाना था पर वो फॉरेस्ट में उन सामान यूज नहीं करने दे रहे थे ब्रिटिशर्स। तो ये मूवमेंट बहुत जबरदस्त चल रहा था। बस ऐसा लग ही रहा था कि बस हमें आजादी मिली जाएगी, पर एक छोटी सी गलती हो गई क्योंकि आइडिया ऑफ सत्याग्रह सारे लोगों को नहीं पता था। तो हम ये देखते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, गोरखपुर में ये जगह है। वहां पर कुछ प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जिसमें कई ब्रिटिश ऑफिसर मारे गए, जिसकी वजह से ये वायलेंट हो गया। गांधी जी को पता था, रोलट एक्ट के दौरान भी हम लोग वायलेंट हुए थे, इंडियन वायलेंट हुए थे और उधर से ब्रिटिशर्स भी वायलेंट हुए थे, जिसका बहुत बुरा असर देखने को मिला था। तो गांधी जी ने यही देखते हुए कि स्टार्टिंग हमने कर दी है वायलेंट होने की, तो अब ये मूवमेंट ऑफ कर दिया जाए। तो इस हिंसा को देखते हुए गांधी जी इस मूवमेंट को ऑफिशियली ऑफ कर देते हैं कि अब ये मूवमेंट आगे फर्दर नहीं चलेगा। तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा जो मूवमेंट है वो आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। तो इतने साल ये गांधी जी 1920 से 1930 के बीच में क्या करेंगे, तो इतने साल गांधी जी लोगों को सत्याग्रह का प्रिंसिपल समझाएंगे कि सत्याग्रह का प्रिंसिपल क्या होता है। इसी दौरान CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर क्या करेंगे, स्वराज पार्टी बनाएंगे। ठीक है, इस टाइम पर वो ये बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पॉलिटिकल पावर लेनी चाहिए ताकि हम और अच्छे से लड़ सकें। तो इसी टाइम पर हम ये देखते हैं जब दूसरा मूवमेंट जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो चलेगा।
उसके बीच में कई इंसिडेंट होंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आएगा। क्या था साइमन कमीशन? साइमन कमीशन एक कमीशन था जो इंडिया में रिफॉर्म करने के लिए आ रहा था, इंडिया में सुधार करने आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार। अब आप इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए आ रहे हो, आप इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए आ रहे हो, तो उसमें एक इंडियन का होना तो जरूरी है ना, उस कमीशन में एक इंडियन का होना जरूरी है। पर उस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, जिसकी वजह से लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जब 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आए तो उनको किस तरह से उनका वेलकम किया गया? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, और उनको ब्लैक झंडियां दिखाई गई कि यहां से वापस जाओ। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन आया, उनका विरोध हुआ। इसी टाइम पर हम देखते हैं क्रॉप फेलियर भी हो जाता है, इसी टाइम पर देखते हैं हम क्रॉप फेलियर हो जाता है, दोबारा से वही प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। इसी टाइम हम देखते हैं 1929 में लाहौर सेशन होता है। लाहौर सेशन क्यों होता है? लाहौर सेशन जो है पूर्ण स्वराज की मांग के लिए होता है। कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि एक ऑफर हमें दी गई थी डोमिनेंट स्टेटस की, मतलब क्या करो, ब्रिटिशर्स ने हमको, वायसरॉय इरविन ने हमको ये एक ऑफर दी थी कि आप क्या करो, आप डोमिनेंट स्टेटस ले लो इंडिया का, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, गवर्नमेंट भी हमारी होगी, पर हम अंडर में ब्रिटिशर्स के ही रहेंगे। तो जो कुछ पुराने लीडर्स थे वो तो इस बात के लिए राजी हो गए, अरे हाँ ठीक है, हमें फ्रीडम मिल गई। पर जो कुछ न्यू लीडर्स थे, जो कुछ यूथफुल लीडर थे, जैसे नेहरू जी, ये इनका ये कहना था कि ये एक दिखावा है सिर्फ, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स जो है एक तरीके से हमको गुमराह कर रहे हैं, ये डोमिनेंट स्टेटस हमें नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें किसकी मांग करनी चाहिए? हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। लेंगे तो पूरा स्वराज लेंगे, ये आधा अधूरा स्वराज हमें नहीं चाहिए। इसी को देखते हुए 1929 में लाहौर सेशन होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास होता है जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में। और इसमें यह कहा गया था कि 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो गांधी जी को अब दोबारा से वही सब लग रहा है कि हाँ, अब दोबारा से लोगों में क्या आ रहा है, एक और मूवमेंट के लिए लोग क्या है, लोगों में एक आग भर रही है, तो क्यों ना अब दोबारा से एक मूवमेंट की स्टार्टिंग की जाए। तो गांधी जी जो है एक और मूवमेंट की स्टार्टिंग करेंगे, पर मूवमेंट की स्टार्टिंग करने से पहले वो इरविन को एक लेटर लिखेंगे। किसको? इरविन को एक लेटर लिखेंगे, जिसमें वो इतनी मांग करेंगे। वायसरॉय था उस टाइम पर इरविन, तो इसलिए इरविन हम कह रहे हैं। तो गांधी जी एक लेटर लिखेंगे इरविन को, जिसमें वो 11 मांगे करेंगे, जिसमें 11 मांगों में एक मांग थी कि आपको सॉल्ट को टैक्स फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्ट एक बेसिक चीज है जो हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब सब इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सॉल्ट जैसी चीज पे भी इतना टैक्स लगा रखा है। तो गांधी जी ने इसको देखते हुए इरविन से 11 डिमांड्स करी, पर 11 डिमांड्स उन्होंने कहा कि 11 मार्च तक आपको माननी है। उन्होंने डेडलाइन क्या दी थी गांधी जी ने? 11 मार्च, कि 11 मार्च तक मान लेते हो तो आप ठीक है, वरना 12 मार्च को हम एक मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो 11 मार्च तक इरविन साहब ने ये मांगी, नहीं मानी, गांधी जी को हल्का ले लिया, नहीं मानी। तो 12 मार्च को गांधी जी सॉल्ट मार्च की स्टार्टिंग कर देंगे। इसकी सॉल्ट मार्च, यहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग होगी। तो सॉल्ट मार्च क्या था? 12 मार्च को गांधी जी निकले अपने आश्रम। गांधी जी का आश्रम कहाँ था? साबरमती में। तो गांधी जी अपने आश्रम साबरमती से कहां पर गए? दांडी गए। तो वहां जाकर गांधी जी क्या करेंगे? गांधी जी वहां जाकर नमक लेंगे, नमक अपने आप मैन्युफैक्चर करेंगे, और कौन सा लॉ तोड़ देंगे? सॉल्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू सॉल्ट लॉ आप अपने आप नमक नहीं बना सकते, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो गांधी जी सॉल्ट लॉ तोड़ देंगे। किस तरह से सॉल्ट मार्च हुई थी? तो ये 240 माइल्स की थी। इसमें 78 वॉलेंटियर्स थे, और ये जो आपकी 11 मार्च तक मांगे नहीं मानी गई, तो हम 12 मार्च से स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो मार्च था, ये कब से स्टार्ट हो गया था? सॉल्ट मार्च आपका कब से स्टार्ट हो गया था? 12 मार्च से ये आपका स्टार्ट हो गया था। और कितने डेज तक चला था ये आपका? 24 डेज तक ये आपका ये मार्च चला था। ठीक है,
तो गांधी जी 24 डेज तक अपने वॉलंटियर्स के साथ जाते हैं और लोगों को 24 डेज तक बैठकर सत्याग्रह का प्रिंसिपल समझाते हैं कि अब ये जो मूवमेंट होगा ये आपको सत्याग्रह के बेस पर ही करना है। तो ये मूवमेंट सॉल्ट मार्च, अब यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है। वही चीजें होंगी यहाँ भी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान हुई थी कि बॉयकट करो, ठीक है, ये सारी चीजें करो, लिकर शॉप्स बंद कराओ, इनका सामान नहीं खरीदना, ये सारी चीजें। पर इसमें एक नई बात क्या आती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे लगता। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कोई लॉ तोड़ने की बात नहीं हुई थी, ठीक है, कि आपको कोई कानून नहीं तोड़ना है, आपको कानून के अंदर रह के काम करना है। पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बात की गई थी कि आपको क्या करना है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज ब्रिटिशर्स के तोड़ने हैं। तो यहाँ पे जितने भी लॉज बना रखे थे ब्रिटिशर्स ने, जैसे कि आपका सॉल्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ, टैक्स लॉज, जितने भी लॉज थे वो तोड़ दिए गए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमें विमेन का भी बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है, ठीक है। विमेन का कैसे रोल देखने को मिलता है हमें, कि विमेन जो है जब सॉल्ट मार्च चल रहा था तो गांधी जी के पास आती थी, उनको सुनती थी, समझती थी, खाना बना के लाती थी उनके लिए और उनका पूरा साथ देती थी। तो यहाँ पर हम इस टाइम पर हम देखते हैं कि जो विमेन थी वो भी जेल गई थी। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें देखने को मिलता है कि विमेन का ज्यादा रोल नहीं था, पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमें देखने को मिलता है कि विमेन का बहुत बड़ा रोल था। तो यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो जोरों शोरों से चल रहा था। उसी दौरान हम ये देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ही क्या होगा कि आपके दो एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर जो जिनका नाम था अब्दुल 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 गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई लोगों को, 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई जगह पर ये मूवमेंट थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है। तो गांधी जी और इरविन के बीच में एक बात होती है, एक समझौता होता है जिसका नाम था गांधी इरविन एक्ट। क्या नाम था इसका? गांधी इरविन पैक्ट। क्या था गांधी इरविन पैक्ट? इसमें कुछ मांगे गांधी जी ने रखी थी और कुछ मांगे वायसरॉय इरविन ने रखी थी। वायसरॉय इरविन ने बोला कि आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, खत्म कर दीजिए इसको। और दूसरा, आपको जो लंदन में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां जाना पड़ेगा। गांधी जी ने ये दोनों डिमांड्स मान ली, पर गांधी जी ने अपनी डिमांड रखी, ठीक है मैं इसको ऑफ कर दूंगा, पर आपको पहली मांग क्या, जितने भी आपने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और जितने भी प्रोटेस्टर, जो 1 लाख से ज्यादा प्रोटेस्टर को इन्होंने जेल में डाल दिया था, वो आपने कैद कर रखे, उनको आप छोड़ दो, ठीक है। और दूसरी मांग क्या थी कि आपको सॉल्ट को टैक्स फ्री करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि गांधी जी के बीच में और इरविन के बीच में ये समझौता होता है, सक्सेसफुली समझौता हो जाता है और गांधी जी जो है वो निकल जाते हैं लंदन फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। अब हम ये देखते हैं कि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो जाते हैं पर वो सक्सेसफुल नहीं होती है, वहां पे ज्यादा बात निकल के नहीं आती है। पर जैसे ही गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वही चीजें जो गांधी जी के आगे हो रही थी वो गांधी जी के पीछे होने लगी। मतलब दोबारा से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ लीडर्स को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। तो गांधी जी आए और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च करा। तो रीलॉन्च करने के बाद हम देखते हैं कि उतना ज्यादा लोगों में ना जज्बा देखने को दोबारा से नहीं मिला और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम भी एक अलग अलग लोग नोशन से आ रहे थे, एक अलग अलग मतलब अपने स्वराज की डिमांड लेकर आ रहे थे। रिच पीजेंट्स का ये कहना था कि भाई तो ये जो इतना ज्यादा एक्सेसिव टैक्स ये लेते हैं, इतना ज्यादा ये कम हो जाए। ब्रिटिशर्स जो पुअर पीजेंट्स आए थे सिविल डिसोबीडियंस में, उनका ये मानना था कि ये मतलब वो रिच पीजेंट के खिलाफ थे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्या चाहते थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल हुए, पर किस डिमांड से शामिल हुए कि ये जो इन्होंने इतने ज्यादा बैरियर लगा रखे हैं ना ट्रेड में कि हमें ट्रेड नहीं करने देते, अपना सामान तो आराम से बेच देते हैं बाहर की कंट्रीज में और हमारी कंट्रीज में, पर हमारा इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका सामान नहीं बिकने देते। तो वो चाहते थे कि थोड़ा सा क्या हो जाए, ट्रेड फ्री हो जाए, ट्रेड में आसानी आ जाए। तो हर इंसान अपनी अपनी क्या देखने को मिलता है, अपने अपनी डिमांड्स लेकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आ रहा था। तो इस वजह से हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट नोशंस में लोग आ रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि the limitation how partitions saw the movement, the salt march and the civil disobedience movement, ये हो गया।
द पार्टीशन सॉ द, किस तरह से पार्टिसिपेंट्स जो थे वो मूवमेंट को देख रहे थे। रिच पीजेंट सोच रहे थे कि रेवेन्यू थोड़ा कम ले हमसे, टैक्स थोड़ा कम ले। पुअर पीजेंट रिच पीजेंट्स के खिलाफ थे और ब्रिटिशर्स के भी खिलाफ थे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे, वर्कर्स ये कह रहे थे कंडीशन सही हो जाए हमारी, हमारे वेजेस बढ़ जाए। और इंडस्ट्रियल ओनर्स क्या समझ रहे थे कि ये जो ट्रेड होता है इतना, मतलब इतना जो बैरियर वाला ट्रेड होता है, ये थोड़ा क्या हो जाए, फ्रीली ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए, लोग आसानी से ट्रेड कर सके। तो सिविल डिसोबीडियंस में अलग अलग नोशन से लोग आ रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अपनी बुक में देखिए तो लिमिटेशंस, इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद, इतना जबरदस्त होने के बावजूद भी ये मूवमेंट भी क्या हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? द फर्स्ट वन इज द रीलॉन्चमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्योंकि तब दोबारा रीलॉन्च हुआ तो लोग मतलब जो खास कर जो गरीब थे और जो पीजेंट क्लास थी, उसकी गांधी जी ये क्या कर रहे हैं, मतलब कभी चला रहे हैं कभी ऑफ कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जब दोबारा लॉन्च हुआ तो उसमें शामिल ही नहीं हुए। दूसरा जो सबसे बेसिक रीजन है वो था दलित का पार्टिसिपेट ना करना। दलित ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन ही नहीं किया था, क्योंकि दलित का ये मानना था कि कांग्रेस जो है वो डिप्रेस क्लास, जिसको आज के टाइम पे शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, वो कांग्रेस उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करती है। मतलब कांग्रेस उन पर ध्यान नहीं देती, कांग्रेस उनके डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचती। कांग्रेस चाहती ही नहीं कि डिप्रेस क्लास जो है वो कभी आगे आए। तो इसको देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लीडरशिप में एक एसोसिएशन बनती है जिसका नाम था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनती है ये, जो बेसिकली क्या थी, एक अलग एसोसिएशन थी। और जो किसकी मांग कर रही थी, इसकी डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की मांग थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए। मतलब हम अपने अलग इलेक्शन लड़ेंगे, हम जनरल इलेक्शन में नहीं आएंगे, हमारे इलेक्शन अलग होंगे, हमारे ही लीडर खड़े होंगे उसमें और हमारे ही वोटर्स आएंगे। जैसे आज के टाइम पे जनरल इलेक्शन होते हैं ना, सारे लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम हर कास्ट हर रिलीजन से लोग आते हैं, एक जगह वोट डालते हैं। और ऐसा नहीं होता कि इसी कास्ट का इंसान या इसी पर्टिकुलर जाति का इंसान जो है वो पीएम बनेगा। पर ये डिप्रेस क्लास एसोसिएशन क्या मांग कर रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की, भाई हमारे ही वोटर्स होंगे, हमारे ही लीडर्स होंगे, उसमें और कोई कास्ट या कोई और रिलीजन का इंसान, मतलब कास्ट का इंसान खड़ा नहीं होगा। तो गांधी जी जो हैं इस मांग के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, कांग्रेस इस मांग के बहुत ज्यादा खिलाफ थी। तो इसी टाइम पर ये हम देखते हैं गांधी जी भी जेल में थे। ठीक है, जब रीलॉन्चमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था तो हम देखते हैं गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो गांधी जी अरेस्ट कर लिए गए थे। कौन सी जेल में थे गांधी जी? गांधी जी पूना की जेल में थे, इसलिए इसको पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट क्या है? द एक्ट बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड गांधी जी। ठीक है, ये पूना पैक्ट क्योंकि पूना में हुआ था। तो ये पूना पैक्ट क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो अपनी मांग पर, अपनी डिमांड पे बिल्कुल अड़े हुए थे कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट ही चाहता हूँ, मुझे जनरल इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और ब्रिटिशर्स उनकी बात मान भी गए थे। पर गांधी जी का ये कहना था कि नहीं, ये हमारे देश की यूनिटी के लिए खतरा है। ठीक है, तो गांधी जी जो है इसको देखते हुए क्या बैठ जाते हैं, अपनी हंगर स्ट्राइक पे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी से मिलना ही नहीं चाहते थे। तो ये किस पे बैठ जाते हैं? ये हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। हंगर स्ट्राइक पर गांधी जी बैठ जाते हैं कि भाई मैं मरने तक का अनशन लेता हूं। तो इसको देखते हुए थोड़े एक तरीके से प्रेशराइज हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वो मिलने आ गए। किससे? गांधी जी से जेल में मिलने आ गए और गांधी जी से बात की। तो गांधी जी ने उनको समझाया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समझा भी कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो, आप रिजर्व सीट्स ले लो। जनरल इलेक्शन ही होंगे पर रिजर्व सीट्स होंगे, उस रिजर्व सीट पर आपका ही कैंडिडेट आ जाएगा, पर इलेक्शन जनरल वे में ही होंगे। तो गांधी जी की ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान गए और उसके बाद हम देखते हैं कि ये पूना पैक्ट साइन हो गया। तो ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं कि दलित ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तीसरी प्रॉब्लम जो थी वो थी मुस्लिम मासेस की। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे मोहम्मद अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग, जो एक तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी थी, वो मुस्लिम लीग जो मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी थी, उन्होंने उनकी भी ये मांग थी कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं उनका ये मानना था कि कांग्रेस जो है वो ब्राह्मण्स एंड
हिंदू डोमिनेटेड पार्टी है, उसमें मुस्लिम्स का इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाएगा इन फ्यूचर, और अभी भी किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए वो भी लोग क्या करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर लेते हैं, पर इसका बिल्कुल भी इसको नहीं माना जाता। इसी में हम देखते हैं MR जयकर आएंगे, वो बिल्कुल अपोज कर देंगे मोहम्मद अली जिन्ना को। तो मोहम्मद अली जिन्ना फिर आगे बिल्कुल एक अलग नेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमें मुस्लिम्स का रोल भी नहीं देखने को मिलता। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था तो है ना, मुस्लिम्स भी हिंदू भी सब मिलजुल के कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, पर जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया तो हम देखते हैं मुस्लिम मासेस जो है वो कांग्रेस से नाराज थे कि बिल्कुल ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है हमारी बात। उसके बाद इसी टाइम पर हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे लीडर्स थे जो आपस में लड़ाई करना स्टार्ट हो गए थे। तो हम ये देखते हैं कि यूनिटी जो थी, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में थी, वो हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं देखने को मिली। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से, ये लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। आसान सा टॉपिक है बहुत। किस तरह से लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पैदा की गई, किस तरह से लोगों को ये समझाया गया कि आप एक ही नेशन का हिस्सा है, आप अलग अलग नहीं है, आप हिंदू मुस्लिम नहीं है, आप सिख नहीं है, बल्कि आप आप इंडियन है। किस तरह से लोगों को समझाया गया कि आप एक ही नेशन के पार्ट हैं। तो इसके लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया। जैसे सबसे पहले क्या बनाई गई, भारत माता की एक इमेज बनाई गई। भारत माता की इमेज की मतलब भारत को, इंडिया की भूमि को एक इमेज दे दी गई भारत माता की। अब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर क्या कर रहे थे, भारत को भारत माता के रूप में देख रहे थे। इसी टाइम पर हम देखते हैं वंदे मातरम बनाया जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा, भारत माता की जो इमेज है वो भी किसने बनाई है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही बनाई थी। और दूसरा जो वंदे मातरम लिखा है वो भी किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही लिखा है। तो वंदे मातरम से एक सॉन्ग था जो लोगों में, जिस तरह से आज हम गाते हैं सब मिलके, हिंदू मुस्लिम सब एक प्लेटफॉर्म पर गाते हैं, तो एक क्या कलेक्टिव बिलोंगिंग फील होती है कि हम सब एक ही हैं। तो वंदे मातरम। उसके बाद हम देखते हैं कई सारे फोक सॉन्ग्स बनाए गए, कई सारी फोक टेल्स सुनाई गई कि किस तरह से पुरानी कहानियां बताई गई, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की गई कि देखो हमारा जो पास्ट था वो बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस था। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया कभी गरीब देश नहीं रहा। इंडिया और चाइना जो थे वो तो एक टाइम पर सबसे अमीर देशों में आते थे। तो ब्रिटिशर्स के आने की वजह से कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी भी खराब हुई है, जो हमारी एकता थी वो भी खराब हुई है, और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री जो है वो पिछड़ गई है इनकी वजह से, जिसकी वजह से लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई। नेशनलिज्म की फीलिंग जो है इस तरह से इमर्ज हुई ताकि लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंग पैदा की गई कि हम सब एक ही देश का हिस्सा है। ठीक है, थैंक यू।